आज हम अनुवाद, उसकी परिभाषा और उसके स्वरूप पर विचार करेंगे। अनुवाद दो पदों से मिलकर बना है, अनु धन वाद। वाद प्रातिपदिक है और उसके पहले अनु उपसर्ग लगा है। अनु का अर्थ है पुनः या आवृत्ति और वाद का अर्थ है कथन। तो शाब्दिक अर्थ हुआ कि एक कोई बात कही गई, कथन हुआ, उसका पुनः कथन या पुनः आवृत्ति, ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। और यह सामान्य और व्यापक अर्थ है। इस संदर्भ में हम देखें तो हम मन में हमारे कोई बात आई और उस बात को हमने अभिव्यक्त किया। पहले हमने मन में उस बात को सोचा, उस वाक्य को सोचा और उस वाक्य को फिर कहा, तो वह पुनः कथन हो गया। लेकिन पारिभाषिक शब्द के रूप में अनुवाद से तात्पर्य हुआ कि किसी एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में पुनः कहना। अर्थात अगर हमें कोई बात लिखी हुई या किसी की हमने बात अंग्रेजी में सुनी, पढ़ी और उसी बात को फिर हम हिंदी में कहते हैं, या छत्तीसगढ़ी की कोई बात है उसको हम हिंदी में अभिव्यक्त करते हैं, या संस्कृत के कोई, जैसे तुलसीदास रामायण संस्कृत में लिखा गया, वाल्मीकि ने लिखा, उसको उसका भाषांतर करना, दूसरी भाषा में अंतरण करना, वो अनुवाद कहलाता है। पहले के समय में अनुवाद के प्रचार में धर्म प्रमुख था, धर्म और दर्शन। जितने भी विदेशी यात्री आए और एक प्रमुख अनुवादक के रूप में रहे, उनका प्रमुख उद्देश्य था धर्म की जानकारी हासिल करना, दूसरे धर्म को समझना या अपने धर्म का प्रचार करना। लेकिन समय के साथ साथ, समय के बदलने के साथ ही उद्देश्य परिवर्तित हो गया और आज धर्म और दर्शन के साथ, साहित्य के साथ साथ सामाजिक आर्थिक कारक, कानूनी, आप सभी जानते हैं कानून के बहुत सारे उपबंध विदेशों से आए हैं। कैसे आए, कैसे समझा गया? अनुवाद के माध्यम से। जनसंपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ा। आज पर्यटन एक प्रमुख क्षेत्र है जिसमें हजारों लाखों सैलानी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। कैसे संपर्क करते हैं? एक इंटरप्रेटर, दुभाषीय के माध्यम से। जो अनुवादक रहता है मूलतः, उसको दोनों भाषाओं का ज्ञान रहता है, तो वही एक भाषा से दूसरी भाषा में अपनी बात को कहता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं रही, एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि एक बार अंग्रेज़ों की एक टोली भारत घूमने आई और उनके साथ एक दुभाषिया था, लेकिन दुभाषिया कुछ व्यस्त था, तो कहीं गाड़ी रुकी उनकी बस और वो एक चाय की दुकान पे उतरे और चाय वाले से उन्होंने कहा कि गिव मी 2 कप टी। चाय वाला अंग्रेजी नहीं जानता था, कप तो समझता था लेकिन टी नहीं समझता था। कप, और जब उन्होंने उनकी अंग्रेज़ों का एक्सेंट जो होता है, गिव मी 2 कप टी, उसने अवॉइड किया कि ये कुछ कह रहा है, मेरे मतलब की बात नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा, हे मैन गिव मी 2 कप टी, तो उसे लगा कि ये मुझे कप टी कह रहा है। तो चाय वाले ने क्या जवाब दिया कि मैं नहीं, तू कप टी। अब बहुत उग्र लहजे में, थोड़ी दोनों के बीच में विवाद जैसे स्थिति उत्पन्न हुई, तब तक वो दुभाषिया आया। बोला, क्या बात है, क्या दिक्कत है? तो बोला, देखना साहब, मुझे कपटी कह रहा है।
तो बोला क्या बोला आपने? मैंने बोला गिव मी 2 कप टी। तो उसने कहा कि ये तो 2 कप चाय मांग रहे हैं। ये देखिए अनुवाद की एक भूमिका कैसे फिर दोनों को जोड़ देता है, सही संदर्भ में बात आ जाती है। पूरे देश में जो व्यापार हुआ, आवागमन हुआ, आज हम भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं, विज्ञान की, प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की, एक देश से दूसरे देश में इतनी तेज़ी से स्थानांतरित हो रहा है, लोग आ जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका अनुवाद की है। ये 20वीं सदी का लास्ट और 21वीं सदी का प्रारंभ अगर अनुवाद की सदी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतना महत्वपूर्ण अनुवाद हुआ है। बाद में अंग्रेजों ने पाश्चात्य देशों में अनुवाद एक शास्त्र के रूप में, एक विज्ञान के रूप में, एक विधा के रूप में विकसित हुई, जहाँ पर अंग्रेजी में इसके लिए ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग होता है। ट्रांसलेशन दरअसल फ्रेंच शब्द से आया है और फ्रेंच में इसको ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांस का अर्थ है ले जाना और लेटेर का अर्थ होता है पाठ। ट्रांसपोर्ट आप सुनते होंगे, ट्रांसपेरेंट, वो सब ले जाना, परिवहन के अर्थ में, और लेटेर पाठ के अर्थ में। अर्थात ट्रांसलेशन या अनुवाद क्या करता है कि पाठ को ले जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ, एक भाषा से दूसरी भाषा। आप इसको समझने के लिए एक दो नदी के किनारे हैं, एक आदमी को इस पार से उस पार जाना है, तो कैसे जाते हैं? उस नदी पे बनी हुई पुल पर चढ़ के। पुल क्या करता है? दोनों किनारों को जोड़ता है, इस तरफ की चीज़ों को उस तरफ पहुंचाता है। यही काम अनुवाद करता है। इसीलिए अनुवाद को पुल की संज्ञा दी जाती है कि वह एक पाठ में कही हुई बात को दूसरी पाठ में अंतरित करता है, पहुंचाता है। मौखिक रूप में अगर पहुंचा है तो मौखिक अनुवाद, और लिखित रूप में किसी पाठ का हम दूसरी भाषा में अंतरण करें तो लिखित अनुवाद। इसलिए अनुवाद के लिए 2 भाषाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें अनुवाद की शब्दावली में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इंग्लिश में सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। सैमुअल जॉनसन ने इसकी परिभाषा दी थी कि टू ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज। टू ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग द सेंस। यानी मूल पाठ को, मूल कथन की रक्षा करते हुए एक भाषा को दूसरे में बदलना, ये अनुवाद है। भारतीय चिंतन में अनुवाद की कोई सिद्धांतों पर विस्तार से विचार नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं जिक्र आया है। जैसा कि जैमिनी के न्यायमाला में कहा गया कि ज्ञातस्य कथनुमादः, अर्थात ज्ञात का पुनः कथन अनुवाद है। शब्दार्थ चिंतामणि में मिलता है प्राप्तस्य पुनः कथने अनुवाद, अर्थात पूर्व कथित का पुनः कथन ही अनुवाद है। पाश्चात्य विद्वान नाइडा ने अनुवाद को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल समता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से तथा निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। दूसरे एक बड़े अनुवाद चिंतक, उन्होंने अनुवाद को और स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, जिनका नाम कैटफर्ड है, उन्होंने कहा था कि अनुवाद एक भाषा यानी स्रोत भाषा की मूल सामग्री को दूसरी अन्य भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा की समतुल्य सामग्री में प्रतिस्थापित करने की क्रिया है। अर्थात एक भाषा की मूल सामग्री को
जिसको लक्ष्य स्रोत भाषा कहा है उन्होंने, उसको दूसरी भाषा में लक्ष्य भाषा की समतुल्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना, वो अनुवाद मानते हैं। न्यूमार्क परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। एक भारतीय अनुवाद चिंतक हुए हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। उन्होंने अनुवाद को दो संदर्भों में देखने के लिए प्रस्तावित किया है। एक को वो व्यापक संदर्भ कहते हैं और दूसरे को सीमित संदर्भ। व्यापक संदर्भ में वो अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखने की बात करते हैं। प्रतीक सिद्धांत अर्थात कथ्य का प्रतीकांतरण, तथा सीमित संदर्भ से उनका तात्पर्य है कथ्य का भाषांतरण। एक में कथ्य का प्रतीकांतरण और एक में कथ्य का भाषांतरण। इसको और समझाते हुए बाद में रोमन याकोब्सन ने प्रतीक के आधार पर अनुवाद के भी 3 भेद किए। एक अनुवाद अंतःभाषिक, जो एक ही भाषा के अंदर अनुवाद की प्रक्रिया होती है, जैसे छत्तीसगढ़ी और हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली या अवधी और बघेली। तो इन दोनों भाषाओं के बीच, इन दोनों बोलियों के बीच, एक ही भाषा की 2 बोलियों के बीच अंतःभाषिक जो अनुवाद की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसमें प्रतीक अपने अर्थ बहुत ज़्यादा नहीं बदलते। दूसरी अंतर्भाषिक, जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होता है। ऐसी अनुवाद में प्रतीकों के अर्थ भी परिवर्तित होते हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक उल्लू एक पक्षी है। भारत में उल्लू के पट्टे, उल्लू हो, उल्लू बनाया एक मूर्ख पक्षी का प्रतीक है। कैसे बना, कब बना, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता। हालांकि लक्ष्मी जी की सवारी है, लेकिन उल्लू को उस प्रतीक के रूप में रखते हैं। लेकिन इंग्लैंड में आउल को एक बहुत इंटेलिजेंट बर्ड के रूप में मान्यता प्राप्त है, बुद्धिमान पक्षी के रूप। तो अगर हम किसी पाठ का, भारतीय पाठ का, हरिशंकर परसाई के किसी लेख में आए उल्लू के पट्टे का जिक्र एंड इंटेलिजेंट फादर्स सन के रूप में करें इंग्लिश में, या इंग्लिश के किसी आउल के जिक्र को हम इस संदर्भ में, मूर्खता के संदर्भ में भारत में दें, अंतर्भाषिक, तो वहाँ वो प्रतीक अपना अर्थ बदल देते हैं। इसलिए इस अनुवाद की अलग महत्ता है। और तीसरा है अंतर प्रतीकात्मक। इसमें क्या होता है कि जैसे एक विधा में लिखी हुई बात को दूसरी विधा में, दूसरे प्रतीकों में बदल देना। जैसे कोई कहानी लिखी है, कोई उपन्यास है, उस पर कोई फिल्म बन जाती है, तो वो अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से उद्देश्य के आधार पे, पाठ के आधार पे और प्रतीकों के आधार पे अनुवाद के भिन्न भिन्न भेद किए गए हैं, उसको समझना चाहिए। स्रोत भाषा से तात्पर्य जिस भाषा में मूल पाठ रक्षित होता है, जिस भाषा में मूल पाठ कहा जाता है, अर्थात पहली भाषा। और लक्ष्य भाषा का तात्पर्य होता है कि स्रोत भाषा यानी मूल भाषा, यानी जिसमें मूल पाठ था, उस भाषा का हम जिस भाषा में अनुवाद करते हैं, जिस दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, उसको कहते हैं लक्ष्य भाषा। जैसे अगर छत्तीसगढ़ी का कोई टेक्स्ट है, कोई पाठ है, उसका हम हिंदी में अनुवाद करें, अंग्रेजी में करें, तो छत्तीसगढ़ी स्रोत भाषा हो जाएगी
और हिंदी या अंग्रेजी लक्ष्य भाषा। गीता जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसको अगर हम हिंदी में उसकी व्याख्या करें, उसके हिंदी में उसका अनुवाद करें, तो संस्कृत स्रोत भाषा और हिंदी लक्ष्य भाषा। तो ये दोनों भाषाओं, जिससे अनुवाद करना है वो स्रोत भाषा, जिसमें अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने विचार किया अनुवाद की परिभाषाओं पे, अनुवाद के आशय से संबंधित और उसके स्वरूप पर। अब अगली बात हम करेंगे अनुवाद की प्रक्रिया और प्रविधि पे। धन्यवाद।